हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे इंडिया ने आजादी के बाद इकोनॉमिक जो है उसको अपनाया, इकोनॉमी कैसे हमारा इंक्रीज हुआ, मिक्स्ड इन इकोनॉमी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि हम आपके लिए कंटिन्यूअसली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए कंटिन्यूअसली हम वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, इसको हमने पहले से ही कंप्लीट करके रख दिया है। यानी कि हमारा पूरा साइंस का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स है आपके बुक के अंदर, सब हमने बना दिए हैं। इसी प्रकार लेक्चर बाय वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 हो, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो आप बस प्लेलिस्ट हमारा चेक करते रहो। एंड बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके भी जितने भी चैप्टर्स हमने बनाए हैं वो सब एक साथ आपको मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। तो हर चीज आपको ढूंढना पड़ेगा जाके, 10 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। बस एक बार जाओ, प्लेलिस्ट को चेक करो, जो भी आपको पढ़ना है आराम से बैठ के पढ़ो, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन भी करते रहो। क्लियर है। और साथ ही में अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में 2 और चैनल है हमारे, JR टॉक्स और JR ब्लॉग्स, उसको भी देख लेना, विजिट कर लेना। चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कोई देश को चलाने के लिए हमें एक इकोनॉमी बनानी पड़ती है, एक इकोनॉमी हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि आप अगर क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये इकोनॉमी की जरूरत क्या है, मतलब इकोनॉमी क्यों चाहिए हमें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जीडीपी गिर रहा है, हमारा देश का अभी करंट में जो जीडीपी है, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो गिर रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है हमारी कंट्री की। बाकी अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, चाइना की अच्छी है, हमारी क्यों नहीं अच्छी है। तो ये जो इकोनॉमी, ये जो वर्ड है जो आप बहुत बार सुनते हो, तो इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है कि वो पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे कोई भी कंट्री हो, बाहर देश की भी कंट्री ले लो, तो उनके पास अगर पैसा रहेगा तभी तो वो कुछ चीजें बनाएगी ना। हमारे देश में अगर कुछ मेट्रो का काम चलना है, बुलेट का काम चलना है, एयरपोर्ट का काम करना है, तो ये किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है। कि कोई आम इंसान जाके बनवाएगा क्या, अरे यार इसका यहां से यहां ना ट्रेन नहीं चलती, तो चलो मैं एक रेलवे ट्रैक डाल देता हूं, एक ट्रेन खरीद के वहां पे डाल दूंगा और वो चलती रहेगी। तो कोई आम इंसान कर सकता है क्या, कोई प्राइवेट इंसान कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसको करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, बिकॉज वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, प्राइवेट तो कोई हमारा, हम प्रिंसली स्टेट में तो है नहीं ना कि हम एक राजा हमको चला रहा है। हमको पूरा देश गवर्नमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर डेमोक्रेसी एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से चलना है ना हमें। तो सेम उसी प्रकार इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री को रन करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी में यहाँ पे जनरली ये चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है वो पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान, बहुत सारे 5 ईयर प्लान, 9 टाइम्स 5 ईयर प्लान बनाया गया, कब से लेकर कब तक बनाया गया, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। नेशनलाइजेशन बैंक का कैसे हुआ, 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है, मिल वर्कर्स का स्ट्राइक कैसे हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या है, ये सभी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं हमें, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट्स तो वैसे भी कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ना है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आराम से पढ़ते हो और नॉलेज के साथ पढ़ते हो ना, तो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो एक डायलॉग है ना, तो वो आपके साथ होगा। डेफिनेटली आप लोग नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला आपको, शुरुआत करेंगे हम लोग पहले टॉपिक की, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है मिक्स इकोनॉमी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके, तो मिक्स इकोनॉमी की बात करें, नाम में थोड़ा आप देखोगे मिक्स करके इकोनॉमी है। तो मिक्स इकोनॉमी की बात करें कि सबसे पहले पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं कि 2 टाइप के सिस्टम्स अलग अलग कंट्री फॉलो करती थी। कुछ कंट्री ऐसे होती थी जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, ठीक है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी। कुछ ऐसी कंट्री थी जो सोशलिज्म को फॉलो करती थी। आपको पता होगा, एक चैप्टर भी था हमारे, इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा भी है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, जब यूएस और सोवियत यूनियन, सोवियत नेशन जो कंट्री है, इनके बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तो यही मुद्दे पे ही चल रही थी। एक था आपका सोशलिस्ट, दूसरा था कैपिटलिस्ट, यानी एक कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था, एक सोशलिज्म फॉलो कर रहा था। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। याद है ना, मैंने टॉपिक पढ़ाया था कोल्ड वॉर का, बहुत ही खतरनाक कोल्ड वॉर चला था। तो ये जो चीजें हैं वो सेम आजादी के बाद इंडिया में भी और उसके पहले भी चलती आ रही थी कि यार ये जो कैपिटलिज्म है एंड ये जो सोशलिज्म है, इसका बहुत ज्यादा था। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो कैपिटलिज्म फॉलो करती थी एंड बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो क्या करती थी दोस्तों,
सोशलिज्म को फॉलो करती थी। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमको जब भी आजादी मिली आपको पता है कि पहले हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम जो बने वो कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, तो उन्होंने ना एक बीच का रास्ता चुना है कि ना तो हमको सोशलिज्म में जाना है भाई, ना तो हमको कैपिटलिज्म में जाना है। हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता कोई चूज करेंगे, एक नया नियम निकालेंगे या फिर कुछ अलग तरीके का जो पाथ है, जो रास्ता है वो चूज करेंगे। तो कुछ कंट्रीज ने कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो, और दूसरा जो कंट्रीज है उन्होंने सोशलिज्म अडॉप्ट किया था। तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, उसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन होगा वो प्राइवेट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो कैपिटलिज्म था, जो कैपिटलिस्ट होते थे, उनमें जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज अनाज उगेगा या फिर कोई भी चीज उगेगा, तो वो किसका हक होगा, प्राइवेट लोगों का हक रहेगा, यानी जिसका होगा वो उसका ही रह जाएगा। यानी कि प्राइवेटली जो भी काम होगा प्राइवेटली होगा, प्राइवेट लोग रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन सोशलिज्म क्या है कि जो भी चीज होगा, सोशलिज्म की बात करें, इसका मींस ये है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज होगा, वो कौन ओन करेगा, स्टेट ओन करेगा या फिर जो गवर्नमेंट है वो ओन करेगी। ठीक है ना, यानी कि स्टेट जो है, जो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो ओन करेगा, या फिर जो भी सोसाइटी है उसके नाम पे होगा। तो यार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यार ये दोनों तरीके से मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ना तो हम प्राइवेट पूरा का पूरा दे सकते हैं, ना तो हम पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो होने लगी, और इन्होंने सोचा कि किस तरह से हम लोग एक बीच का रास्ता चूज करेंगे, ना तो कैपिटलिज्म में जाएंगे ना तो सोशलिज्म में जाएंगे, हम लोग एक बीच का रास्ता चूज करेंगे। तो इसीलिए वो जो इकोनॉमी का रास्ता चूज किया गया, वो क्या किया गया, दोनों को मिला के एक बीच का रास्ता अपनाया गया। इसीलिए उसको कहा जाता है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीज का ही कंसेप्ट है, दोनों मिला जुला के ही है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या क्या है, अंदर अंदर की चीजें सब पढ़ेंगे, लेकिन इतना अभी समझ लो कि मिक्स इकोनॉमी इसीलिए रखा गया है कि ना तो वो कैपिटलिज्म ना तो वो सोशलिज्म, लेकिन बीच के रास्ते को चूज किया गया है ताकि दोनों का ही ब्लेंड करके हम लोग आइडिया ले सके। और प्रेफरेंस हमने किसको दिया, मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को दिया। और ये जो चीजें हैं हर चीज में लागू होता है। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बात करें कि हमने बना दिया प्राइवेट सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बनाया। प्राइवेट सेक्टर क्या रहेगा, ये एक ऐसा सेक्टर रहेगा प्राइवेट सेक्टर जिसमें जो इंडस्ट्रीज होगी वो टोटली कौन ओन करेगा, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो भी आम इंसान है, जैसे कि मैं हूं, अब मुझे एक कंपनी खोलनी है तो मैं खोल सकता हूं ना, कोई रोकेगा मुझे नहीं। तो मेरे को अगर कुछ बना, जैसे मेरे को एक कपड़े की कंपनी खोलनी है तो मैं कपड़े का कंपनी खोलूंगा, मुझे केमिकल इंडस्ट्रीज खोलनी है, मैं केमिकल इंडस्ट्रीज, और मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाऊंगा। मैं क्या कहलाऊंगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट आई एम ए प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, कि मैं अपने नाम पे कोई कंपनी चला रहा हूं। तो मैं क्या बना दिया, मैंने क्या बनाया, प्राइवेट सेक्टर बना दिया। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी अडॉप्ट कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर भी अडॉप्ट कर लिया। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या रहेगा कि इसके अंदर जो भी कंपनीज रहेगी वो कौन ओन करेगा, वो करेगा गवर्नमेंट। यानी कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे हथियार बनाना है, अब हथियार कोई प्राइवेट कंपनी, आपने देखा है कि प्राइवेट कंपनी कोई हथियार बना रही है, बॉम्ब बना रहा है, गन्स बना रहे हैं, मशीन गन्स बना रहे हैं, टैंक्स बना रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी बनाता है क्या, नहीं। हमारे कंट्री में आप देखोगे तो जितने भी डिफेंस वाली जो चीजें, बंदूकें हो गई, टैंक्स, मिसाइल, ये जो भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती है। बहुत सारे अलग अलग है, आप देख सकते हो जाके, देयर आर सो मेनी एजेंसीज, गवर्नमेंट की कंपनीज है वो बनाते हैं। ठीक है ना। एंड साथ ही में जो मैंने आपको प्राइवेट बताया, तो प्राइवेट में तो आपको मैंने बताया कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खाने पीने का कोई सामान, कपड़े पहनने का, कुछ भी चीज का जो सामान है वो प्राइवेट वाले बनाते हैं ना, तो वो आपका प्राइवेट में आ गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। ये दो चीज आपको समझ में आ गया। एक और तीसरा एक सेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्वाइंट सेक्टर। अब ये ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, तो ज्वाइंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे होते हैं, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कि दोनों को मिला जुला के, यानी कि कोई कंपनी है, समझ लो बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसका कोई मालिक जो होगा वो कोई प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट के साथ। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट के देखरेख में प्राइवेट कंपनी जब चलाई जा रही है तो उसको ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ज्वाइंट सेक्टर्स में, और इसीलिए हमारा क्या है, मुद्दा क्या है हमारा, यहां पे मिक्स इकोनॉमी का मुद्दा है। तो मिक्स इकोनॉमी में ऐसे ही अलग अलग टाइप के सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है, तभी जाके हमारा जो इकोनॉमी है वो स्मूथली रन करेगा। और हमेशा एक प्राइवेट और एक पब्लिक और एक ज्वाइंट सेक्टर को अगर रन करना है तो तीनों को आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रन करना पड़ेगा। यानी कि एक मिक्स इकोनॉमी जो है हमारा, मिक्स इकोनॉमी को एकदम स्मूथली रन करना है और देश का भला करना है, देश के जीडीपी को आगे बढ़ाना है, देश के इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है और तरक्की करवाना है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों को आपस में हाथ डाल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो सिस्टम जो है हमेशा एम ये करता है कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइजेशन कैसे हो जाएगा, पॉपुलेशन जो
माफ कीजिएगा, पॉपुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कार्य बाहर जो संभालते हैं जो लोग हैं, मैनेजमेंट कैसा हो, ये सभी चीज को देखना, पार्टिसिपेशन, लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े इंडस्ट्रीज के साथ, लोग सामने से खुद आए, तो ये सब चीज का देख रेख सब चीज मिला के होने लगा। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे मिक्स इकोनॉमी जो है वो हम लोग करने लगे। और साथ ही में यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का ये भी एक तरीके से मेन मुद्दा था कि कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को लाया जाए, डिसिप्लिन लाया जाए, टाइम बाउंड प्लानिंग लाया जाए कि हाँ इतने टाइम में इतने प्रोडक्ट्स को रिलीज करना है। तो ये सभी चीज क्या होने लगा, मिक्स इकोनॉमी का एक हिस्सा बनने लगा। ये सब चीजें होने लगी मिक्स इकोनॉमी के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो मिक्स इकोनॉमी था इसको नेचुरली कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो, कैसे लोग अलग अलग तरीके से थॉट्स लेके आए, आइडियाज लेकर आए, तब जाके ये चीजें बढ़ेगी ना। तो आप एक ही चीज अगर घिसा पिटा काम करोगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज्यादा बूस्ट अप नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सभी चीजें होने लगी और धीरे धीरे जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, रोड, रेलवे, वाटरवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा और बहुत ही ज्यादा सोशलाइज भी होने लगा, यानी कि लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होने लगा। क्योंकि धीरे धीरे अब लोग सोचने लगे कि यार हमको भी बाहर जाके पढ़ना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, विदेश में काम करना चाहिए। तो फ्लाइट्स एक्टिविटी शुरू हो गई, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाना शुरू कर दिए। तो रेलवे का इंक्रीज हो गया कि अगर हमें कुछ कपड़े पहनने हैं तो कंपनीज खुल गए, कपड़े के इंडस्ट्रीज खुल गए, केमिकल चाहिए तो केमिकल इंडस्ट्रीज खुल गए। तो धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते गए और ये धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप करती गई और बड़ी बड़ी होती गई जितना जितना टाइम बीतता गया इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे। और आज के डेट में देखोगे कितना मॉडर्न हो गए हम लोग, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें जो है वो होने लगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो हर जगह पे इन्वेस्ट भी करके रखते थे अलग अलग जगह पे, और गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इसमें देखरेख करती थी। गवर्नमेंट का ये नजर रहता था कि एटलीस्ट जो काम हो रहा है वो ठीक से हो, कोई मिसबिहेव ना करे, मिस प्रॉपर तरीके से ना हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से हो। ये सब चीज देखरेख करने का जो काम होता था वो गवर्नमेंट का होता था। और इंडिया में इसीलिए हमारे इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक मॉडल जो है वो लागू कर लिया। और 5 ईयर का प्लान, 5 ईयर प्लान जिसको बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में। तो 5 ईयर प्लान, तो इस प्रकार के 5 ईयर प्लान्स लागू करने लगे कि हाँ पहले हम 5 साल के बारे में सोचेंगे, ये 5 साल में ये काम करना है, टारगेट रखना है, ये काम हो जाना चाहिए। तो ये 5 साल जैसे होगा फिर नेक्स्ट 5 ईयर आएगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर, उसके नेक्स्ट 5 ईयर। तो ऐसे करते करते बहुत सारे 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में बने, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी बनाए गए। जैसे 1973 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाए गए ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और थोड़ा सा स्पीड से करे, क्योंकि यार इंडिया हमारा पीछे था ना बाकी कंट्रियों से, तो बाकी कंट्री से ज्यादा पीछे ना रहे। ये सब चीज की वजह से क्या होने लगा, एक तरीके से नए नए पॉलिसीज जो है बिल्डअप होने लगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आगे डेवलपमेंट करने के लिए। और सबसे पहला प्रायोरिटी यही होता था कि कैसे जो हेवी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल फैमिलीज है, फॉरेन इंडस्ट्रीज है, इसको एक तरीके से बूस्ट अप किया जाए। कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया में बहुत ही अच्छे से बूस्ट अप किया जाए ताकि ये जो का काम जो है बढ़ने लगे। एंड साथ ही में जो गवर्नमेंट होती थी वो फोकस करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज जो होती है, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। तो उसको भी कैसे स्केल अप करना है, कैसे बूस्ट अप करना है, और कैसे छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचाना है, कि कोई छोटी अगर कंपनी है तो उसको कैसे बूस्ट अप करके बड़े लेवल तक पहुंचाना है, ताकि अब हमारा जो इंडिया है उसका इकोनॉमी भी डेवलप हो जाए, मिक्स इकोनॉमी भी डेवलप हो जाए। तो ये सभी चीज भी होने लगा। एंड साथ ही में गवर्नमेंट ने भी साथ ही साथ में अटेंशन देना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स का निर्माण करने लगे। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब आएगा यहां पे 5 ईयर प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान क्या था, 5 ईयर प्लान क्या था, ये हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो एक एक करके 5 ईयर प्लान है ना, कि 5 साल फिर अगला 5 साल, उसमें क्या क्या वो सब देखेंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो कॉलोनियल पावर था हमारे इंडिया में, बहुत सारे लोग आके राज करके गए, सबका अपना अपना कॉलोनियल पावर था। हमने तुर्क्स लोग को देखा, सुल्तान लोग को देखा, मुगल लोग को देखा, फिर ब्रिटिश लोग को देखा। यार मतलब परेशान हो गया यार, मतलब हमको तो लूट के चले गए, हमको तो जिंदा ही मत छोड़ो तुम लोग, ऐसा वाला हाल हो गया था हमारा। यानी कि इंडिया बहुत ज्यादा एक तरीके से पिछड़ चुका था, बहुत ही पिछड़ा हुआ देश हो गया था, बहुत ही गरीबी आ गई थी इंडिया में, क्योंकि सब लोग हमें लूट के चले गए थे, बहुत ही कम यहाँ पे चीजें बची थी। तो हमारे कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी, जैसे कि पुअर्टी, गरीबी देखी थी हमने, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यार नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एक फैक्टर था कि यार पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोग बहुत ही गरीब तरीके से जिंदगी जीते थे। आज भी आप देखोगे तो यार कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज एक स्टैंडर्ड लिविंग रहते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारा बढ़ चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं यार जो एकदम देहात से बिलोंग करते हैं, गरीब है एकदम, यार उनके घर में तो रोशनी, लाइट्स तक नहीं आते। आज हम लोग बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं ना, तो कभी कभी सोच के बुरा भी लगता है कि हम किस प्रकार समाज को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए शायद मेरा एक कमिटमेंट था कि यार एटलीस्ट मेरे पास जो नॉलेज है, कि मेरे पास एक ही नॉलेज है जो कि है पढ़ाई का नॉलेज, तो वो मैं आपको दे पाऊँ, ताकि यार आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ अचीव करो, देश में जो चीजें हैं वो चेंजेस करो। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा कल है, नेक्स्ट जनरेशन आप लोग ही हो। तो आप लोग अगर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप करेगा और फास्ट डेवलप करेगा। तो ये सभी चीजें
होने लगी। फिर लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर्स को कैसे इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाना है, तो ये हमें ऑलरेडी हमने ये सब चीज फेस कर लिया था, यानी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हमने फेस किया था। अब इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साथ ही में लोगों जो बाहर देश के कंट्री है उसके लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, हमारे देश में एग्रीकल्चरल चीजें कैसे बढ़ेगा, तो ये सभी चीज का प्लानिंग करने लगे ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाने लगे। तो इंडिया ने एस्टैब्लिश किया प्लानिंग कमीशन 1950 में। 1950 में उन्होंने इंडिया ने क्या लागू किया, प्लानिंग कमीशन बनाया कि मतलब एक कमिटी रहेगी, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहेंगे जो प्लान करेंगे चीजों को कैसी करनी है आगे जाके। तो प्लानिंग कमीशन तैयार की गई और प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, आपको सभी जानते हो। तो वो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ट्रस्ट के वो पर्टिकुलर कमिटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। और उन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने बताया था कि इंडिया का अगला जो 5 ईयर प्लान है वो कैसे रहेगा। उन्होंने उसमें रूरल एरिया यानी जो गांव के एरिया हो गए, साथ ही में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे करना है, खेतीबाड़ी को कैसे आगे लेके जाना है, और साथ ही में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बैलेंस करना है, नई नई इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसे आएगी, फिर साथ ही में जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का उसको कैसे अपग्रेड करना है, साथ ही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज के ऊपर, डेमोक्रेटिक रूल्स आइडियाज के ऊपर कैसे फोकस करना है, ये इस 5 ईयर प्लान में उन्होंने शामिल करने की कोशिश की। एंड बहुत सारे आइडियाज अलग अलग लोगों ने भी वहां पे दिया ताकि हमारा हर एक का एक इंडिविजुअल तौर पर एक पार्टिसिपेशन हो और एक डेवलपमेंट होता रहे, और ताकि हमारा इंडिया और उसकी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ते रहे। इस हिसाब से ये इंप्लीमेंटेशन होने लगा 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है। उसके बाद आया यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो प्लानिंग था उसमें क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो हम लोग देखेंगे यहां पे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग हो रहा था प्लानिंग कमीशन द्वारा जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें क्या फंडामेंटल चीजें ध्यान में रखने वाली चीज थी, यानी क्या चीजों के तौर पर उन्होंने सोचा। तो सबसे पहले एक जनरल प्रिंसिपल जो था प्लानिंग का, वो एक प्रॉपर तरीके से हो ऐसा उन्होंने सोचा, और एक प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेस आए, कंट्री को कैसे आगे बढ़ा ये उन्होंने सोचने लगा। और जो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल है, हमारे पास ह्यूमन अवेलेबल है, ह्यूमन है ना हम लोग, तो हमारे पास इंसानी बल ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है बाकी देश के कंपेरिजन में, लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम लोग लेके कैसे लोगों का नीड्स फुलफिल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें ला सकते हैं, क्या क्या नए नए पॉलिसीज और रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज इस प्लानिंग में शामिल होने लगा फंडामेंटल प्रिंसिपल में। तो नंबर 1 जो प्लान था, गोल्स ऑफ प्लान, यहां पे आ जाएगा अभी गोल्स ऑफ प्लान। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने गोल्स ऑफ प्लान बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो गोल्स ऑफ प्लान बनने लगे। तो नंबर 1 प्लान था यहां पे टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, कि किस प्रकार हमारा देश का जो इनकम है, क्योंकि अगर आप इनकम बढ़ाओगे तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगा ना देश का, और लोगों के जेब में पैसा आने लगेगा। तो देश का सबसे पहले इनकम कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको रैपिडली कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज लाओगे, जैसे भारत देश था वो खेती करके खाने वाला देश था, उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत कम थी, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने ही इंडस्ट्रीज डाल के गए बहुत सारा, लेकिन और कैसे इंडस्ट्रीज लाना है, क्योंकि जितना इंडस्ट्रीज रहेगा लोग उसमें काम करेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर देश को सप्लाई कर सकते हो, यानी कि जितना लोग काम करेंगे वो पैसे भी तो कमाएंगे ना दोस्तों। तो ये सब चीज कैसे रैपिडली किया जाए इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात थी। फिर एग्रीकल्चर को कैसे प्रोडक्शन जो होता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि यार लोग बहुत ही कम खेती कर पाते थे, हम कैसे मशीनरीज बनाएं, जैसे आज के डेट में हमारे पास ट्रैक्टर है, बहुत सारे ऐसी मशीन है कि बस चालू कर दो वो काम, हर काम अपने आप करता था। पहले के जमाने में वो बैल लेके बैल के पीछे पीछे जाना पड़ता था, दिनों रात मेहनत करना पड़ता था, तब खेती होती थी, लेकिन आज के डेट कितना आसान हो गया। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हुआ। तो ये कैसे किया जाए, वो टाइम पे वो सब प्लानिंग किया जाने लगा, ठीक है ना, कि हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन पाए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा इन कंट्री का बढ़ पाए, ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट ये था कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे इंडिया में है इसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे एम्प्लॉयमेंट लाया जाए, यानी रोजगार। हमारे इंडिया में आज भले ही थोड़ा सा बेरोजगारी है, यहाँ पे आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारा बेरोजगारी, अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे यार काम नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन वो टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे अवेलेबल किया जाए, तो ये भी इस प्लान के अंदर, गोल्स ऑफ प्लान के अंदर शामिल कर दिया गया। फिर इनइक्वालिटी जो होता था, लोगों का अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, लोग कैसे कमाएंगे उसमें इनइक्वालिटी होता था, तो ये सब चीज ना हो, कैसे इसको मेंटेन किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, इसको रिमूव करना है, वो सब देखा जाने लगा। फिर हर एक कॉमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते थे, कुछ सामान होते थे, कुछ ऑब्जेक्ट होते थे, उसका प्राइस क्या रहेगा, वो सब चीजें डिसाइड होने लगी, ठीक है ना, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस। फिर बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए फैमिली प्लानिंग लाने लगे, जैसे कि आपको पता है ना, हम दो होने चाहिए, मियां बीबी और उसके 2 बच्चे, मतलब ऐसा होना चाहिए पॉलिसी, तभी जाके पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा ना। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल वाला पॉलिसी हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि जो लोग एकदम गरीबी रेखा के
नीचे है उसके थोड़े से ऊपर आके अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। फिर सोशल जो सर्विस है उसको कैसे डेवलप किया जाए और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए, ये सभी चीजें जो है इस पर्टिकुलर गोल्स ऑफ प्लान में शामिल कर लिया गया, ताकि ये जो 5 ईयर प्लान्स बनेगा ना नेक्स्ट 5-5 साल में, उसमें ये सब चीजें इंक्लूड की जाएगी और ये सब तरीके से ही हमारा जो इंडिया है धीरे धीरे डेवलप करेगा, उसकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे डेवलप करेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि ये जो 5 ईयर प्लान है उसमें कैसे कैसे आने लगा। तो अलग अलग टाइप के 5 ईयर प्लान आने लगे। पहला 5 ईयर आया, फिर दूसरा 5 ईयर, ऐसे करते करते टोटल 9 टाइम्स 9 बार 5 ईयर प्लान आया। तो 9 5 लगभग होता है 45, यानी 45 सालों तक ये 5-5 साल का जो प्लान है वो आता गया। तो हर एक के प्लान में क्या था, पहला 5 ईयर प्लान में क्या था, दूसरे में क्या था, ऐसे करते करते जितने भी 5 ईयर प्लान है कौन से साल से कौन से साल तक था, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं, हम लेकर आएंगे आपके लिए अगला लेक्चर जल्द से जल्द, जिसका नाम रहेगा दोस्तों लेक्चर नंबर 2। इसी का लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। जैसे कि आपको पता है मैं हर दिन वीडियो बना देता हूं आपके लिए, तो कंटिन्यूअसली आपको मिल जाएगा लेक्चर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो चीजें है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यानी चैप्टर जो हमने आपके लिए शुरुआत किया, ये आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, वाकई में अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो ये वीडियो को, एंड बताओ उनको यार कि कितने एफर्ट लगा के हम आपको एक एक चीज बारीकी से उसका मतलब समझा रहे हैं, ताकि यार आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आए और आप अच्छे से पढ़ सको। तो फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों इस वीडियो को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।